कि अगर ये दुनिया का सबसे खतरनाक डिक्टेटर जिंदा होता और ये वॉर को जीत लेता, वर्ल्ड वॉर 2 का विनर होता, तो होता क्या, ये दुनिया होती कैसी? कोल्ड वॉर रही होती रशिया और जर्मनी के बीच में, उसके बीच में इंडिया किसकी साइड लेता? क्या न्यूट्रल बना रहता या कोई साइड पकड़ता? हे गाइस, मैं हूं प्रशांत फ्रॉम टेक न्यूज़ और आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े स्पेशल आदमी के बारे में जिसका नाम है हिटलर। तो आज इस वीडियो में हम एक बड़े अमेजिंग सिनेरियो को इमेजिन करने वाले हैं और उसके रैमिफिकेशंस क्या हो सकते हैं। और ये सिनेरियो है कि अगर हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाता तो क्या होता। वर्ल्ड वॉर 2 में मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हुई, सोल्जर्स की भी डेथ हुई और कितने लोगों को न जाने अनगिनत लोगों को इंजरीज हुई। अगर हिस्टोरियंस की माने तो एक इंसान के ऊपर सारा बिल फाड़ा जाता है वर्ल्ड वॉर 2 शुरू करने के लिए और उस इंसान का नाम है अडोल्फ हिटलर, जर्मनी का डिक्टेटर। हिस्टोरियंस के हिसाब से तो अगर हिटलर होता नहीं तो शायद वर्ल्ड वॉर 2 ही नहीं होता। बट वो एक हिटलर का कंट्रोवर्शियल डिसीजन कि भैया पोलैंड को अटैक कर दो, जो 1939 में उसने किया, उसी से वो स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। और वो हिटलर का वो ग्रैंड एम्बिशन का प्लान का एक छोटा सा पार्ट था कि भैया उसे तो यूरोप को अपने कब्जे में करना है, सबसे बड़ी पावरफुल कंट्री बनना है यूरोप के अंदर। लेकिन वो तो खुशकिस्मती है दुनिया की कि भैया जर्मनी और उसकी एलाइड कंट्रीज इटली और जापान वर्ल्ड वॉर 2 हार गए। और इस हार की जिल्लत के चक्कर में हिटलर और उसकी न्यूली वेड वाइफ ये सुसाइड कमिट कर लिया था 30 अप्रैल 1945 को। हिटलर की डेथ के साथ सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 ही नहीं, डिक्टेटोरियल एम्बिशन जो हिटलर का था पूरे के पूरे यूरोप और इवन पूरी दुनिया पे राज करने का, वो भी खत्म हो गया। कई लोग हिटलर को आज हिस्ट्री में दुनिया का सबसे वर्स्ट डिक्टेटर मानते हैं और इसी पे सारी हमारी अजम्पशन और स्पेकुलेशन है कि अगर ये दुनिया का सबसे खतरनाक डिक्टेटर जिंदा होता और ये वॉर को जीत लेता, वर्ल्ड वॉर 2 का विनर होता, तो होता क्या, ये दुनिया होती कैसी? वेल, ये इमेजिन करना, इस सिनेरियो को इमेजिन करना काफी स्केरी थॉट है, लेकिन आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं, तो बात करते हैं इसके बारे में। वेल, इस सिनेरियो के पीछे सिर्फ एक आदमी इन्वॉल्व है, अडोल्फ हिटलर। तो इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। ये इतना पॉपुलर हुआ कैसे, ये जर्मनी का डिक्टेटर बना कैसे, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। वेल, अडोल्फ हिटलर एक डेकोरेटेड जर्मन सोल्जर था जिसने वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी थी। इस वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जो ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हुई थी जर्मनी को, उसको ये बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाया था और इसी चीज के बारे में उसने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी में भी मेंशन किया। उसके रीजंस, उसके हिसाब से उसके क्या रीजंस थे कि जर्मनी हारा वर्ल्ड वॉर 1। उसने सबसे बड़ा जो ब्लेम ठोका वो ठोका ज्यूइश कम्युनिटी पे। उसका क्लेम ये था कि भाई ज्यूइश पीपल जो कि उसकी कंट्री में आके माइग्रेट हो गए थे, ईस्टर्न यूरोप में माइग्रेट हो गए थे, वो ट्रेटर्स थे, वो मॉडल एनिमीज थे जर्मनी के। हिटलर ने तो एक आर्यन सुप्रीमेसी की थ्योरी भी पेड़ डाली थी अपनी ऑटोबायोग्राफिक बुक के अंदर, जिसके अंदर उसने आर्यंस को एक सुपीरियर रेस और सारे नॉन आर्यंस को एक इन्फीरियर रेस डिक्लेयर कर दिया था। उसके हिसाब से जर्मन्स ही ओरिजिनल आर्यंस थे। हाँ, एक दो और कंट्रीज जैसे नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन तक को वो आर्यंस कह देता था क्योंकि वहां पर थोड़ा जर्मन स्पीकिंग लोग भी होते थे। लेकिन उसके हिसाब से ज्यूज, ब्लैक्स और जितने भी और इमिग्रेंट कम्युनिटीज थी जो जर्मनी में रह रही थी, वो सारे नॉन आर्यंस थे। और दूसरी बात, हिटलर इस बात से बड़ा ही दर्द में था कि भैया हम वर्ल्ड वॉर हारे हैं, अगर हमें अपनी नेशनल प्राइड को रीस्टोर करना है तो हमें दोबारा वॉर जीतनी पड़ेगी। और उसका एक ही तरीका था कि भैया वर्ल्ड वॉर जीतने का मतलब यह है कि दूसरी और कंट्रीज को कैप्चर करो, अपना लैंड एरिया इंक्रीज करो और इस प्रोसेस के अंदर अपने आर्क एनिमीज यूके एंड फ्रांस को दबा के मसल लो। इस आइडियोलॉजी के साथ अडोल्फ हिटलर 1932 में जर्मनी का डिक्टेटर बना, थोड़ा बहुत अपने लक से और थोड़ा बहुत अपनी पॉलिटिकल कन्विक्शन से। डिक्टेटर बनने के बाद उसने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने देश में फासिस्ट नाजी आइडियोलॉजी को एस्टैब्लिश करने की और उसे एक जीता जागता रियलिटी बना देने की। एक बात तो माननी पड़ेगी कि अडोल्फ हिटलर की ओरेटरी स्किल्स, बोलने की स्किल्स कमाल की थी। इतना जबरदस्त बोलता था कि पैन जर्मनी में नेशनलिज्म का एक फ्लेवर लेकर आ गया था वो जर्मन सिटीजन्स के अंदर। अब जर्मनी की भोली भाली जनता उस भाषणबाजी के चक्कर में, नेशनलिज्म की हवा में अडोल्फ हिटलर के पीछे हो ली। हिटलर की पॉपुलैरिटी इस लेवल तक थी कि 10 लाख लोग उसकी रैलीज को अटेंड करते थे। इनफैक्ट जर्मन्स के अंदर वो एक सेवियर माना जाता था कि ये हमारा मसीहा है, ये हमें प्रोटेक्ट करेगा।
और हमारी हार का बदला लेगा। इसी नेशनलिज्म के चक्कर में जर्मन आर्मी ने सेवरल यूरोपियन कंट्रीज को अटैक कर डाला। स्टार्ट किया स्वीडन के साथ 1939 में, उसके बाद अटैक करता चला गया नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और इवन फ्रांस। अब पैनिक हुए पड़े थे यूके और फ्रांस, और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भैया अब तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, डिफेंड करना पड़ेगा, इनफैक्ट लड़ाई में हराना भी पड़ेगा। अब दूसरी तरफ जापान और इटली, जो कि एलाइज से जर्मनी के, जिनको कॉमनली रेफर भी किया जाता था कि भाई ये एक्सेस ऑफ पावर है इन सारी जोड़ी को, ये भी मैदान में कूद पड़े थे। और अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की, क्या मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर होता अगर हिटलर और ये एक्सिस फोर्सेस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत लिया होता? अब इमेजिन करते हैं कुछ प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज अगर ऐसा एक्चुअल में हुआ होता। अब वैसे तो लोग ये क्लेम करते हैं कि हिटलर तो भैया पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था, यूरोप के साथ स्टार्ट करके पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था, लेकिन प्रैक्टिकली जर्मन डिक्टेटर भी इस बात को जानता था कि ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर वो वर्ल्ड वॉर जीत भी जाता तो भी वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं ले पाता कि वो पूरे यूरोप को चला पाए। इसलिए शायद यूरोपियन जो छोटी कंट्रीज थी, जैसे कि लग्जमबर्ग, डेनमार्क, चेकोस्लोवाकिया, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, ऐसी कंट्रीज को तो लपेटने के बाद छोड़ता नहीं, उनको तो मिला देता अपने जर्मनी के अंदर। लेकिन दूसरी एलाइड फोर्सेस जो कि यूके और फ्रांस जैसी बड़े देश होते, उनके साथ क्या करता? वेल, एनालिस्ट की माने तो जीतने के बाद भी हिटलर उनको कोलोनाइज नहीं करता, उन पे ऐसे सैंक्शंस लगाता, उन पे ऐसी ह्यूमिलिएटिंग रेस्ट्रिक्शंस लगाता कि वो कंट्री सांस भी ना ले पाए, उनको ऐसी ट्रीटीज के अंदर दबा देता कि भैया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज डेवलप कर नहीं पाओगे, तुम लोग नेवल बेसिस तक नहीं रख पाओगे, और न्यूक्लियर वेपन्स की तो बात ही क्या करें। अब तक तो मैं हिटलर के एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में बात कर रहा था, लेकिन एक्सेस ऑफ पावर के अंदर दूसरी कंट्रीज भी आती हैं, जैसे इटली और जापान। इन कंट्रीज के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अब जर्मनी की तरह इन कंट्रीज के भी काफी बड़े बड़े एम्बिशंस थे अपने एरिया को एक्सपैंड करने के लिए। अब अगर वर्ल्ड वॉर जीत गए होते ना ये एक्सेस ऑफ पावर, तो इटली ने तो अपना टेरिटोरियल कंट्रोल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जरूर बढ़ाया होता। ये ऐसा इसलिए कर पाया होता क्योंकि भैया फ्रेंच कॉलोनीज बहुत सारी थी अफ्रीका में। अगर फ्रांस ये वॉर लूज कर गया होता एक्सेस ऑफ पावर के अगेंस्ट, तो भैया उसके पास तो कोई चॉइस बचती नहीं सरेंडर करने के अलावा। और 6 से 7 अफ्रीकन कॉलोनीज जिनको फ्रांस कंट्रोल कर रहा था, वो उसे सरेंडर करनी पड़ जाती, और वो किसकी झोली में जाती? इटली की झोली में जाती। और इसी के साथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी पावर बन के आती इटली। और अब बात करते हैं तीसरे एक्सेस ऑफ पावर की, जिसका नाम है जापान। वेल, अब उसके भी एम्बिशंस कुछ कम नहीं थे। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत गई होती जापान की एक्सेस ऑफ पावर, तो इसका मतलब यह है कि एशियन डोमिनेंस उसकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती। उसने एशियन कंट्रीज को अटैक किया होता, चाहे चाइना हो, हांगकांग हो, मलेशिया, सिंगापुर, बर्मा, इंडोनेशिया। इनफैक्ट जापान सबसे पावरफुल कंट्री बनना चाहता था एशिया की, और फिर वो बन भी जाता। इनफैक्ट अगर उस वक्त की बात करें तो जापान की फोर्सेस एशियन कंट्रीज में मौजूद थी, लेकिन एक्सेस फोर्सेस की हार के बाद उनको अपनी सारी फोर्सेस वापस खींचनी पड़ी, वापस लेनी पड़ी किसी भी एशियन कंट्री में। उसके बाद जापान की प्रेजेंस, जापान मिलिट्री की प्रेजेंस नहीं थी। अगर जापान वर्ल्ड वॉर 2 को जीत गया होता जर्मनी के लीड में, तो भैया फिर तो एशियन जो कॉन्टिनेंट है ना, इसका चेहरा ही कुछ और होता। जिसका मतलब ये है कि हमारे देश इंडिया में भी काफी दबदबा होता जापान का। और इसका मतलब ये भी है कि चाइना अपनी हद में रहता, चाइना को ज्यादा ये आवाज नहीं करने देता। और जो हम आज बात करते हैं कि चाइना सुपर पावर बनने वाला है, ऐसा तो हो ही नहीं पाता। आज अगर हम ये एंडलेस डिबेट जो करते रहते हैं कि हाँ भाई चाइना ये हो गया, चाइना वो हो गया, शायद ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसी नहीं होती अगर वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी और उसके एलाइज जीते होते। और हम हिरोशिमा और नागासाकी को कैसे भूल सकते हैं? अमेरिका का जो डिसीजन कि भैया न्यूक्लियर बॉम्ब को ड्रॉप कर दो जापानीज सिटी पे, जो कि उन्होंने अगस्त 1945 में किया था, जो कि सबसे डार्केस्ट मोमेंट माना जाता है ह्यूमन हिस्ट्री में, वो शायद हुआ ही नहीं होता।
अब अमेरिका की माने तो भैया उन्होंने तो बदला लिया था जो जापान ने सरप्राइज मिलिट्री अटैक कर दिया था अमेरिका के नेवल बेस पे, पर्ल हार्बर नेवल बेस पे 1941, जिसमें कि 2000 से भी ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स और सिटीजन्स मारे गए थे। उन्होंने तो भैया ये बॉम्ब गिरा के उस चीज का बदला लिया था जापान से। लेकिन देखा जाए ना तो नागासाकी और हिरोशिमा में जो बॉम्बिंग करी थी यूएस ने, वो लगभग 4 साल बाद हुई थी पर्ल हार्बर अटैक के, और उस टाइम तक हिटलर ने सुसाइड तक कमिट कर लिया था, यानी कि एक्सेस ऑफ पावर कुछ रह ही नहीं गए थे। इसका मतलब अमेरिका का ये जो एक्शन था ना, वो काफी कैलकुलेटेड था। उसको पता था कि भैया कोई काउंटर में मिलिट्री एग्रेशन होने वाला है ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर कुछ ताकत बची ही नहीं है, और उस टाइम पर उन्होंने ये बॉम्ब ड्रॉप किए थे। और अब न्यूक्लियर बॉम्ब से बात करें तो हिटलर के भी बड़े स्ट्रॉन्ग एम्बिशन थे न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तरफ। वैसे उन्होंने कोशिश तो भरसक करी थी, उन्होंने अपने जर्मनी के साइंटिस्ट लगा रखे थे, पूरी टीम लगा रखी थी कि भैया हमारा भी न्यूक्लियर बॉम्ब होना चाहिए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। जब तक वर्ल्ड वॉर 2 हुई या ख़त्म हुई तब तक उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई, और काफ़ी अच्छी बात है कामयाबी नहीं मिली। और अगर इस असम्पशन के हिसाब से कि अगर हिटलर ये वॉर जीत जाते तो भैया कामयाबी ना भी मिली होती, मिशन को तो चालू रखते जब तक कामयाबी नहीं मिलती। अब आप इमेजिन करके देखो, एक फैसिस्ट और क्रेजी डिक्टेटर हिटलर के जैसा, और उसके हाथ में वो न्यूक बटन है। शायद जो होलोकॉस्ट उसने किया उससे भी बड़ा होलोकॉस्ट वो कर सकता था। हिरोशिमा और नागासाकी के इंस्टेंसेस भी उससे छोटे पड़ जाते जो वो हिटलर करता अगर उसके हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता। और मैं तो प्रीटी श्योर हूं कि उसने वॉर में यूके और फ्रांस के अगेंस्ट ये न्यूक्लियर बॉम्ब जरूर इस्तेमाल किया होता, और वॉर को जीतने के बाद ये भी इंश्योर किया होता कि ये जो भी यूके फ्रांस जैसी कंट्रीज हैं वो कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब पोजेस ना कर पाए। ऐसी ट्रीटीज को इम्पोज कर दिया जाता, फोर्स कर दिया था उन कंट्री पे कि भैया तुम न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकते, कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। इनफैक्ट वो तो यूएन को भी अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की तरह यूज करता, चाहे न्यूक्लियर या मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस लगाने हो किसी भी एलाइड कंट्री पे। अब जैसा हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के इमीडिएटली खत्म होने के बाद ही यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुई थी, और ये कुछ ज्यादा खास नहीं थी। वो जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद खत्म होने के बाद जो लीग ऑफ नेशंस बने थे, उसी के तर्ज पे यूनाइटेड नेशंस बना था वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद कि भैया अब जरा पीस और हार्मनी जो है रहे, वर्ल्ड ऑर्डर सही से रहे, लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा इस चक्कर में। अब जैसा आज यूएन को देखते हैं तो उसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स कौन सी कंट्रीज है? वेल, जो कंट्रीज ने वॉर को जीता वो कंट्रीज है। लेकिन अगर ये वॉर एडोल्फ हिटलर जर्मनी एक्सेस ऑफ पावर जीते होते तो भैया इस यूएन में परमानेंट मेंबर्स भी वही होते। तो उसने यूएन के क्लाउड को पूरी तरीके से अपने फेवर के चक्कर में यूज किया होता, और इन सारी कंट्रीज पे जो उसके अगेंस्ट थी उन पे जबरदस्त सैंक्शन लगाए हुए होते। और हम इजराइल स्टेट के फॉर्मेशन को कैसे भूल सकते हैं? 1949 में ये स्पेशल होमलैंड बनाया गया था ज्यूइश पॉपुलेशन को रिलोकेट करने के लिए कि भैया वो आराम से चैन से रह पाए। लेकिन हिटलर तो शुरुआत से हेट करता था ज्यूइश से, वो तो इस कंट्री को एग्जिस्टेंस में आने ही नहीं देता। सिर फिरेगा तो क्या पता शायद न्यूक्लियर वेपन हाथ में होता, और अगर किसी तरीके से इजराइल एज अ स्टेट एस्टैब्लिश हो गई होती तो जाने ये शायद वहां पर कुछ ऐसा ही ना कर देता, कोई बॉम्ब मूव ही ना गिरा देता। आज अगर आप वर्ल्ड मैप खोल लें तो शायद जैसे आपको इजराइल दिखता है वो इजराइल दिखता ही ना अगर ये एडोल्फ हिटलर आज जिंदा होता। अब हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल अब तक कवर नहीं किया, और वो इंटरेस्टिंग एंगल है रशिया या सोवियत यूनियन। ये एक्चुअली में एक्सेस ऑफ पावर का पार्ट होने वाले थे। अब जर्मनी ने जब पोलैंड को कैप्चर किया और कॉन्कर किया तो उस टाइम पर उन्होंने एक अग्रीमेंट कर लिया कि भैया पोलैंड के कुछ टेरिटरीज को वो रशिया को दे देगा। ये अग्रीमेंट था उन लोगों के बीच में। लेकिन हिटलर ने एक सरप्राइज मिलिट्री अटैक कर दिया रशिया के अगेंस्ट, और उसके बाद तो रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, उन्होंने एक्सेस ऑफ पावर से एग्जिट कर लिया। आज पॉलिटिकल एनालिस्ट्स की माने तो हिटलर का ये डिसीजन कि भैया ये रशिया पे अटैक कर दो, ये बड़ा ही पॉलिटिकल ब्लंडर था। इस ब्लंडर की वजह से ही शायद ऐसा पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में विजय हिटलर की नहीं हुई। बट हम अपनी सहूलियत के लिए इस बात को अज्यूम कर लेते हैं कि हिटलर ने कभी ये ब्लंडर कमिट ही नहीं किया होता। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जर्मनी और रशिया ने एक टीम की तरह वर्ल्ड वॉर 2 को फाइट किया होता और जीत लिया होता। तो जो यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर रही वो शायद
कभी हुई ही नहीं होती। और वो कोल्ड वॉर एक्चुअली नाजी जर्मनी और रशिया के सोवियत यूनियन के बीच में हुई होती। अब एक तरफ नाजी जर्मनी, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट रशिया, जब ये दोनों बैटल करते एक सुपर पावर बनने के लिए, वर्ल्ड सुपर पावर बनने के लिए, तो भैया उसमें नई टेरिटरीज भी एक्सप्लोर की जाती पूरे यूरोप में। और फिर तो जो एक्सेस ऑफ पावर की दूसरी कंट्रीज थी, जापान, इटली, इनको भी अपनी साइड्स चुननी पड़ती। या तो भैया एक तरफ पकड़ लो जर्मनी को, या तो दूसरी तरफ पकड़ लो रशिया को। अब वैसे तो ये दोनों आइडियोलॉजीज काफ़ी खराब आइडियोलॉजीज हैं, चाहे नाजी या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की बात कर लें, इसमें कोई टॉलरेंस नहीं है फ्री स्पीच के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए। इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर डिक्टेटरशिप टेंडेंसीज की बात करें तो भैया वो तो आग की तरह फैलती। जितने कुछ देश में डेमोक्रेसी आज हम देखते हैं वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, प्रेस जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं होती। और इसका मतलब ये कि पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट वायलेशंस एक नॉर्मल बात बन जाती। और जूस के बारे में बात करें तो भैया हिटलर ने तो उनको पूरी दुनिया में कहीं चैन से नहीं जीने देना था, मैं श्योर हूँ इस बात से। कौन भूल सकता है उन फेमस कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स को जो कि हिटलर ने स्टार्ट किए थे टॉर्चर करने के लिए ज्यूस को। शायद ऐसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जर्मनी नहीं पूरी दुनिया में फैल जाते। और ये जो आर्यन और नॉन आर्यन की फिलॉसफी जो प्रीच करता था हिटलर, उसके हिसाब से तो भैया जिनको भी वो नॉन आर्यन मानता था ना, उनकी तो जिंदगी बर्बाद कर चुका होता। अब ये जो कोल्ड वॉर रही होती रशिया और जर्मनी के बीच में, उसके बीच में इंडिया किसकी साइड लेता? क्या न्यूट्रल बना रहता या कोई साइड पकड़ता? अब इसका कोई स्ट्रेट आंसर तो है नहीं, लेकिन इससे बड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई जर्मनी और नाजी आइडियोलॉजी अगर रहती भी तो ये जब हिटलर मर जाता तो उसके बाद इन आइडियोलॉजीज का क्या होता? क्या हिटलर के मरने के बाद ये आइडियोलॉजी वीक होकर खत्म हो जाती, जिससे कि दूसरी कंट्रीज जो ज्यादा कैपिटलिज्म पे बिलीव करते थे, डेमोक्रेसी पे बिलीव करते थे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने उसके बाद डोमिनेट कर लिया होता दुनिया को? एंडलेस असम्पशंस और स्पेकुलेशंस तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हिटलर वर्ल्ड वॉर जीत भी गया होता तो भी एक बात तो तय है, उसका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट नहीं होता। कुछ टाइम बाद उसका अंत तो तय ही होता, क्योंकि ये जो नाजी आइडियोलॉजी थी ना, इसके अंदर इनहेरेंटली काफ़ी रिजिडिटी और इनह्यूमैनिटी इन्वॉल्व थी। एक शॉर्ट टर्म में तो फिर भी नेशनलिज्म की हवा में वो बात एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन ऐसी चीज़ें लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होती। अब सोवियत यूनियन की बात कर लेते हैं। उनकी डिक्टेटोरियल जो रिजीम थी, जो कम्युनिस्ट रिजीम थी, उन्होंने काफ़ी टाइम तक राज जरूर किया, लेकिन 1980s में वो भी कोलैप्स कर गए। तो अगर वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर जीत भी जाता तो हिटलर के खत्म होने के बाद या थोड़े और कुछ टाइम बाद उस आइडियोलॉजी का अंत होना भी तय था। ऐसी चीज को कोई ज्यादा टाइम तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके खुद के कंट्री के लोग भी ज्यादा टाइम तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उसका भी अंत होता ही होता। ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी हिटलर के बारे में, ऐसे सिनेरियो के बारे में जो एक्चुअली में रियलिटी नहीं है, और अच्छी बात है रियलिटी नहीं है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो एडोल्फ हिटलर के बारे में जो स्पेशल वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं ऐसी और कौन सी वीडियोस है, कौन से टॉपिक्स है जिस पे आप चाहते हैं वीडियो बनाएं। मैं हूं प्रशांत, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।